नमस्कार। मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडेनोइडेक्टमी एंड टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी क्यों करते हैं और ऑपरेशन कराने से पहले आपको इस ऑपरेशन के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। एडेनोइड और टॉन्सिल आपके फाइटर टिश्यू होते हैं जो हवा और जो खाना आप खाते हैं वो उसके अंदर जितना भी इन्फेक्शन होता है ये फाइट करते हैं। पर मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ऐसे बहुत सारे फाइटर टिश्यूज़ और सेल्स हमारी बॉडी में हैं, ये एक छोटा सा हिस्सा है। पर जब ये टिश्यू बार बार इन्फेक्शन से फाइट करते करते घायल हो जाते हैं, इनका साइज बढ़ना लगता है ताकि ये और अच्छे से फाइट कर सकें। पर जब इनका साइज इतना बढ़ जाता है कि ये किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को उसके सांस लेने या खाने में दिक्कत करें, तब हमें ज़रूरत होती है हम इसको निकाल दें। ऐसा ना करने पर बच्चे की ग्रोथ पे विपरीत असर पड़ता है। बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता और जो बच्चे रात को ठीक से सोते नहीं हैं उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती। ऐसा इसलिए भी होता है कि जब आप डीप स्लीप करते हो, साउंड स्लीप लेते हो, तो आपको एक ग्रोथ हार्मोन और अच्छे से सिक्रीट होता है। तो जो बहुत अच्छे से सोते हैं नॉर्मली उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो अभी तक आप ये में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने टॉन्सिल एडेनोइडेक्टमी सर्जरी कराने का मन बना लिया होगा, पर वो डर रहे होंगे क्या मेरा बच्चा बहुत छोटा है ऑपरेशन के लिए, क्या इस उम्र में वाकई ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा। तो मैं ये बता दूं कि टॉन्सिल और एडेनोइड टिश्यू नॉर्मली 1.5, 2 साल, 3 साल से ग्रो करना शुरू करते हैं, 7 साल तक पीक अटेंड करते हैं और 15 साल तक प्राय ऐसा हो जाते हैं कि उनका साइज कम दिखने लगता है बच्चे की जो भी ग्रोथ हुई होती है बॉडी की उसके मुकाबले में। तो इसलिए बच्चा 15 साल तक 90% बच्चे रिकवर कर सकते हैं। बट क्या बच्चे का बचपन क्या मुंह से सांस लेते हुए गुजरेगा, और क्या बच्चे के कान में बार बार दर्द होता है, कईयों का कान बहने लगता है जस्ट बिकॉज एडेनोइड स्टिशन ट्यूब को ब्लॉक कर रहा है, तो क्या बच्चा आपका इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार है बच्चे के कान के लिए। और जो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं उनको डेंटल कितने इश्यूज होते हैं और उनको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, तो क्या आप ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? नहीं। बचपन बहुत प्रीशियस है, तो बच्चा एक कंफर्टेबल स्लीप लेनी चाहिए बच्चों को। तो क्वेश्चन आता है, जब आपने मन बना ही लिया है टॉन्सिल एडेनोइड का, तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सर्जरी एक रूटीन सर्जरी है, पर ये माइनर सर्जरी नहीं है। इसमें मेन रिस्क है ब्लीडिंग का। टॉन्सिल संतरे की फांक की तरह होते हैं, हम पूरा ही निकालते हैं कैप्सूल्स में, तो टॉन्सिल के रिकरेंस के चांसेस नहीं है। बट एडेनोइड एक डिफ्यूज टिश्यू है, उसको पूरा निकालना भी मुश्किल है, तो हम उसको जस्ट शेव ऑफ करते हैं। तो एडेनोइड दोबारा हो सकते हैं, टॉन्सिल नहीं होंगे। एडेनोइड दोबारा ना हो इसके लिए प्लीज़ डॉक्टर के साथ फॉलो अप रखिए। वो कुछ नेजल स्प्रे और जो बार बार होने वाले सर्दी खांसी जुकाम जो ज़्यादा एलर्जिक होते हैं उनसे आपको मेडिसिन देके उससे उसको वो बचा सकता है। स्टिल एडेनोइड कैन ग्रो बैक, लेकिन जितने एडेनोइड ग्रो करते हैं उनका नंबर काफ़ी स्मॉल है, तो इसलिए आप प्रैक्टिकली ना डरें, एडेनोइड आने के चांसेस काफ़ी कम है। जैसे मैंने बोला कि इस सर्जरी का मेन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग है। ये ब्लीडिंग ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, जो बहुत ही अच्छा है क्योंकि बच्चा उसमें बेहोश होगा और सर्जन अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा कि ब्लीडिंग रुक जाए। ये ब्लीडिंग ड्यूरिंग एडमिशन भी हो सकती है, नॉर्मली अगले 12 घंटे तक, जिसे हम रिएक्शनरी ब्लीडिंग कहते हैं। और ये ब्लीडिंग आपके घर जाने पे भी हो सकती है फर्स्ट वीक तक, जिसे हम सेकेंडरी ब्लीडिंग बोलते हैं। ज़्यादातर केस रिएक्शनरी ब्लीडिंग के होते हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट ब्लीडिंग तो सर्जन को पता ही होता है और वो उसको रोक के ही बच्चे को आउट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस ऑपरेशन का मेन रिस्क है ब्लीडिंग, तो आप ये ऑपरेशन उसी जगह कराइए जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज़ हो एंड ब्लड बैंक हो। ऑपरेशन से पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप पता कर लें और ये भी पता कर लें कि वो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या ब्लड बैंक में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि ये ऑपरेशन उसी जगह पे है जहाँ पे एनेस्थीसिया वाले बच्चे को आर्टिफिशियल वेंटिलेट करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। तो इस ऑपरेशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डिस्प्लेस हो जाए, जिसे हम लॉस ऑफ एयरवे कहते हैं। तो ये सर्जन और एनेस्थीसिस्ट को ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी हालत में एयरवे मेंटेन रहे। मेन ऑपरेशन ब्लीडिंग है, बट एनेस्थीसिया रिलेटेड और प्रोसीजर रिलेटेड और भी इंजरी हो सकती है, क्योंकि हम इसमें माउथ खोलने के लिए माउथ गैग यूज़ करते हैं। तो लिप्स की इंजरी,
परमानेंट डैमेज टू टूथ, एनी कट स्पेशली लिप्स पे, टंग पे, पैलेट पे, यूला पे हो सकता है। और आजकल ये सर्जरी हम कॉब्लेशन से कर रहे हैं, तो कहीं पे भी इनएडवर्टेंट कॉब्लेशन टच होने से वहाँ पे कॉटरी बर्न हो सकता है। एनेस्थीसिया रिलेटेड जैसे बच्चा अपना ब्लड एस्पिरेट कर सकता है, जो बाद में निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। चूँकि हम ये सर्जरी एंडोस्कोपिक विजन में कर रहे हैं, तो स्टिशियन ट्यूब स्कारिंग, स्टिशियन ट्यूब डैमेज होने की चांसेस काफ़ी कम है। पहले होता था कि हम उसको क्यूरेट करते थे एडेनोइड टिश्यू को, तो स्टिशियन ट्यूब स्कारिंग हो सकती थी, बट आजकल ऑलमोस्ट निल है। और सर्जरी में आपको सर्जरी के बाद क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें मेन रिस्क ब्लीडिंग है, तो हम सर्जरी के बाद बच्चे को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कर्ड और ऐसी चीज़ जिसमें मिर्च मसाले ना हो, सॉफ्ट हो, और आइसक्रीम विदाउट चिप्स, ऐसी सब चीज़ें देंगे। सो बच्चों घबराइए नहीं, आपको बहुत आइसक्रीम मिलेगी। 2-3 दिन बाद आप खुद ही बोलोगे कि बस मम्मी मुझे और आइसक्रीम नहीं चाहिए, मेरा मन भर गया, आप कुछ रूटीन खाना खिलाओ। बट आपको 1 हफ्ता लगेगा जब आप थोड़ा बहुत नमक मिर्च लेने लगोगे। और 3 से 4 दिन आप बिना नमक मिर्च की खिचड़ी, दलिया, हलवा, पॉरेज, कस्टर्ड, मैश बनाना, इन सब चीज़ों पे आ सकते हो। ऑपरेशन वाले दिन तो मुझे भी बहुत डर लगता है कहीं, और जब मैं ऑपरेशन करके घर जाता हूँ और मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाए तो कहीं लगता है, मन में ख्याल आता है ब्लीडिंग तो नहीं हो गया दोबारा से। पर बिलीव मी, वो एक दिन मुझे डर लगता है, बट उसके बाद मुझे पता है ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। दूसरे तीसरे दिन समझ में आ जाता है पेरेंट्स को कि उसका बच्चा कंफर्टेबली सोने लगा है, एंड रिजल्ट्स आर मोस्ट रिवार्डिंग। सो आप इस ऑपरेशन से मत डरिए, और यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी डाउट हो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जरूर सलाह लें, सेकंड ओपिनियन। कोई भी इशू हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस लिखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।